नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, UGC नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र लोक विकास और पर्यावरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो आज की क्लास में ये हम लोग का लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 को करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद आप लोग बने रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टेड क्लास होने वाली है। इसके बाद जो क्लास होगी वो आपकी विगत वर्षों की प्रश्न होगी, जो आज तक लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित जितनी आपके प्रश्न विगत वर्षों में आ चुके होंगे, तो उनको इकट्ठे एक संग्रह आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो चूँकि उससे पहले हम लोग उससे पहले एक क्लास आज जो है 5 नंबर, इसमें हम लोग लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं 5 नंबर। 6 नंबर में विगत वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पहला ही क्वेश्चन है कि नवीकरणीय अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत शामिल है आपके, और यहाँ पे 5 बिंदु दिया है। वो कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और सौर ऊर्जा और ज्वारी। यहाँ 5 होने चाहिए, 6 हो गया है। और दिया है क्या कि कूट में प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि नवीकरणीय अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत शामिल है। तो क्या शामिल है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें से दोस्तों जो भी ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं ऊपर, ये सभी शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी या ये सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अक्षय ऊर्जा की क्षमता को किस वर्ष तक 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक था दोस्तों। ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है पूछ देता है तो कितने तक रखा गया है ये पूछ देगा अब कि तो 2022 तक रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत कोयला कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है। तो किसे कहा जाता है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा को आपका श्वेत कोयला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है वो है आपका कूट वाला। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर जल विद्युत उत्पाद के लिए कौन सी आवश्यक दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। जल का वेग एवं आयतन अधिक होना, दूसरा है जल का ऊंचाई से गिरना, तीसरा है मंद ढाल, 4 नंबर है परिवहन साधन की उपलब्धता, और 5 नंबर है बाजार मांग क्षेत्र की समीपता। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका इसमें से स्टार्टिंग के जो दिए गए हैं इसमें से, तो पहला, दूसरा और मंद ढाल नहीं होगा, ये गलत है। फिर 4 और 5 ये ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में ऊर्जा से संबंधित पवन मिल लगाई गई थी? तो ये नीदरलैंड में लगाई गई थी दोस्तों। और फिलहाल का मैच में देख रहे हैं नीदरलैंड का परफॉर्मेंस इंग्लैंड को भी हरा दी। तो देख सकते हैं नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, क्या क्या? 2 ही ऑप्शन दिया है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा की संभावना ज़्यादा है, और दूसरा है विश्व का पहला ज्वारी स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। और देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन चूँकि सही है, तो इस तरह जो आपका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को ऊर्जा निम्न में से किसे प्राप्त होती है? ध्यान दीजिएगा, किससे होती है? तो सूर्य से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दे रहा है। बायोगैस, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बायोगैस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है। बैरोमीटर, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ऑप्शन में क्या है? बैरोमीटर, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ और
हाईग्रोमीटर। तो आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा दोस्तों भूकंप मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को हानि पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो वो आपका होता है अकाल और अगर बाढ़ है तो सीधे सीधे ही ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर पर परिणाम 1 की वृद्धि का अर्थ है और इसका अर्थ क्या है, भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है तो क्या है, न्यूटन स्केल, रिएक्टर स्केल, आर्किमिडीज स्केल और एवरेस्ट स्केल। तो क्या है, तो आपका वो हो जाएगा रिक्टर स्केल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, जापान, चीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो आपके जिसमें आते हैं वो है आपका जापान। और देखते ही हैं जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं दोस्तों, फिर भी वहाँ के लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ। तो किस आपदा के कारण हुआ था, तो वो भी भूकंप के कारण हुआ था दोस्तों, प्राकृतिक आपदा थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाए 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भूकंपीय आपदा निवारण के उपायों के अंतर्गत अपनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और नेक्स्ट है भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करना। नेक्स्ट है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची इमारतों व औद्योगिक संस्थानों को बढ़ावा न देना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि सुनामी के प्रकोप के कारण महासागरों के हल्के भूकंप के भूस्खलन, महासागरों के भारी भूकंप और भूस्खलन, पहाड़ों पर भारी भूकंप और भूस्खलन और रेगिस्तानों में भारी भूकंप और स्खलन। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो होगा महासागरों में भारी भूकंप और भूस्खलन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी की उत्पत्ति के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। भूकंप, ज्वालामुखी, तेज गति से हवा चलना और ए बी मतलब भूकंप और ज्वालामुखी। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भूकंप और ज्वालामुखी होगा सुनामी की उत्पत्ति के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है और क्या है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों में बनते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के कारण ध्रुवीय वाताय होता है। और नेक्स्ट है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री एवं 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि प्रति चक्रवात में वायु का प्रवाह होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, बाहर की ओर, अंदर की ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बाहर की ओर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि निम्न में से किससे चक्रवाती क्षति अधिक होती है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, तेज पवनों से, मूसलाधार वर्षा से, समुद्र में उठने वाली ऊंची तूफानी व ज्वारी लहरों से और उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इन सभी जो उपरोक्त है ये तीनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ की उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं अतिवृष्टि, हिमद्रवण, उच्च ज्वार और बांध टूटना। तो इसमें से आपके ये सभी कारण होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति मानव पानी की खपत का पता लगाने के लिए किस अवधारणा का आगमन हुआ है। 4 ऑप्शन दे रहा है, वाटर प्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, वाटर फुट पॉइंट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वाटर फुटप्रिंट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सुदूर संवेदन जैसी उपग्रह प्रणालियों से भी बाढ़ की भविष्यवाणी में बेहद मदद मिल रही है। और अगला है कि नवीन उपग्रह ओशन सेट एवं मेट सेट के आने के बाद बाढ़ पूर्वानुमान की परिशुद्धता बढ़ने की संभावना है।
क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि निम्न में से कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। चूँकि दोनों ऑप्शन सही है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सामान्य सूखे की स्थिति मानी जाती है। 4 ऑप्शन दे रहा है। सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर, सामान्य से 25 से 50% कम वर्षा होने पर, और सामान्य से 50% कम वर्षा होने पर, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर सामान्य सूखे की स्थिति मानी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है कि आपदाओं का स्वरूप कैसा होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, प्राकृतिक, मानवकृत, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक प्रक्रिया आपदा से पहले अपनाई जाती है। 4 ऑप्शन दे रहा है, आपदा के बारे में आंकड़े की सूचना और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना, आश्रय का निर्माण, और ए बी दोनों। तो आपका जो स्टार्टिंग है जो ए और बी ऑप्शन है ये दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन नीति राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन नीति कब जारी की। तो ये आपका 2009 में हुआ था, और ये जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो पढ़े ही थे, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन नीति का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं 5 नीचे कि आपदा संबंधी तत्कालिक पूर्वानुमान, शीघ्र चेतावनी संबंधी प्रणालियों का विकास, आपदा जोखिम का निर्माण, और आपदा रोकथाम में मीडिया की हस्तक्षेप, और आपदा प्रतिरोधी ढांचे का विकास। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा वो होगा पहला, दूसरा, और 3 नंबर भी सही है, लेकिन 4 नंबर जो है कि आपदा रोकथाम की मीडिया की हस्तक्षेप होना चाहिए, तो हस्तक्षेप है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये गलत है, और 5 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का चेयरमैन होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और कैबिनेट सचिव या मंत्री। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दे रहे हैं कि इंडिया इक्वेक ऐप राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, इंडिया क्वेक ऐप सागरवाणी ऐप उपयोगकर्ताओं को भूमि और जल पर घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में प्रदान की जानकारी करता है। और नेक्स्ट है, सागरवाणी ऐप भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, और उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा आपका उपरोक्त में से सभी। तो ये रहा दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 31 नंबर, और इसको देखते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रहा है और उस पर हम लोग को विचार करना है। तो पहला है कि कोयला, पेट्रोलियम, और उसके बाद प्राकृतिक गैस, आणविक शक्ति आदि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि विश्व कोयले में निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस युग में हुआ। और फिर जो नेक्स्ट है जहाँ पे 8 नंबर ये हो गया है, ये चूँकि 3 रहेगा, जानते हैं टाइपिंग में थोड़ा बहुत कभी हो जाता है। पेट्रोलियम अधिकांशतः अवसादी चट्टानों के गुंबद होता है ना, तो गुंबदाकार संरचना क्षेत्र में पाया जाता है। और नेक्स्ट है 1 किलोग्राम यूरेनियम 27,000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। और दिया है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, लेकिन बाकी के तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी हो जाएगा, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला निम्न में किन चट्टानों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आग्नेय, कायांतरित, परतदार और रूपांतरित। तो आपका ये परतदार में कोयला पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 33 नंबर की गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रहा है, ज्वारी ऊर्जा, बायोशक्ति, भूगर्भिक शक्ति, और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इनमें से कि एक बार और क्वेश्चन को देखिए कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ज्वार ऊर्जा, बायोशक्ति, भूगर्भिक शक्ति, और ये सभी। तो आपका ये सभी है, तो आपका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? अणु शक्ति, विद्युत शक्ति, सूर्य और पेट्रोलियम। तो आपका सूर्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और आणविक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेमी प्रति मिनट प्राप्त होती है? 1.94 ग्राम, 2.94 ग्राम, 1.49 ग्राम और 9.14 ग्राम। तो जो आपका ऑप्शन है सही होगा वो होगा 2.94 ग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार क्या है कि बायोमास का उपयोग नवीनकरणीय विद्युत तथा थर्मल ऊर्जा के लिए किया जाता है। और उसके आगे है कि हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन सही है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दे रहा है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। समुद्र तल की सतह पर ताप अधिक रहता है जबकि 100 मीटर गहरे जल में ताप कम रहता है। ज्वारीय ऊर्जा ज्वारनदमुख क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा कर सकती है। उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे उपरोक्त तीनों कथन सही है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप का तात्पर्य भूपटलीय कंपन से है जो मूलभूत शैलों में उत्पन्न स्थिरता का परिणाम होता है। नेक्स्ट है भूकंप जोखिम के न्यूनीकरण के राष्ट्रीय परियोजना का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। और नेक्स्ट है भूकंप जोखिम के न्यूनीकरण की राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर काम करती है। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। उपरोक्त में से दिया है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो जो आपका इसमें से ऑप्शन सही होगा यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही है तो तीनों तो आपके जो कह सकते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये सुनामी वाला है, देख सकते हैं आप लोग, ये सुनामी आ गया है तो ये ऊपर नीचे भाग रहा है, सोच रहा है कि भाई सुनामी आ गया, सुनामी आ गया, ये सुनकर डर जा रहा है। देखिए सुनामी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा आप लोग। लैंड यूजर जोनिंग का निर्माण, ब्रेक वाटर का निर्माण, सागरीय दीवार का निर्माण और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी को विस्फोट की आकृति के आधार पर कितने वर्षों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो किस में किया जाता है? तो 3 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में एक कौन सा असत्य है? इटला का सक्रिय ज्वालामुखी। और नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी में पुनः उद्गार होने वाले संभावना नगण्य होती है। और अगला है इटली का विशुवियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि प्रसुप्त ज्वालामुखी में पुनः उद्धार होने की संभावना नगण्य होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने जो होगा वो मिलान वाला होगा और इसका हम लोग का आंसर कूट में देना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं सूची 1 को सूची सेकेंड से। ठीक है, जैसे सबसे पहला है ए ऑप्शन पर स्ट्राम्बोली। तो ये किसका होगा? ये सक्रिय ज्वालामुखी का होता है दोस्तों। दूसरा है कोहे सुल्तान। तो ये किसका होता है? ये आपका ईरान में। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदाओं के कुछ नाम दिया है। विशुवियस तो प्रसुप्त ज्वालामुखी और इटना है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये आपका कुछ रहे। तो आपका जो ऑप्शन मिलान के अनुसार सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा होती है। ध्यान दीजिएगा। और तो क्या यहाँ पे होता है? घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत ऊपर की दिशा में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा घड़ी की सुई की दिशा में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। और नेक्स्ट है प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों और न तो 1 न 2। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1 और 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है सूखे के प्रबंध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं और सूखे के संदर्भ में हम लोग विचार करते हैं। क्या दिया है विचार कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण करना, दूसरा है सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता देना और पुनर्वासित करना। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका ऑप्शन कथन सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि किसी स्थान पर लगातार 1 घंटे तक 10 सेंटीमीटर से दर से वर्षा होती है तो बादल फटने की संज्ञा दी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी एक जहरीली गैस मिसाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ, और चेरनोबिल हादसा अमेरिका के हवाई द्वीप पर हुआ था, और जापान में फुकुशिमा दुर्घटना वर्ष 2011 में घटित हुई थी। और ये पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा 1 और 2, जो भोपाल वाला घटना थी ये, और फिर आपका जापान में फुकुशिमा दुर्घटना 2011 में घटित हुई। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। बाकी चेरनोबिल हादसा अमेरिका के हवाई द्वीप पर हुआ, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या है कि मैंग्रोव वनस्पति सागरीय तट रेखा को सुरक्षित रखने में सहायक होती है। और उसके बाद का जो क्वेश्चन है कि सागरीय दीवार का निर्माण कर सुनामी की ऊंची लहरों को आवासीय क्षेत्रों में जाने से रोका जा सकता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, और न तो 1 न 2। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 49 नंबर पे। और 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और प्रदत्त प्रकूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। पहला है बाढ़, तो बाढ़ से का संबंध किससे है? तो अतिवर्षा एवं जल का असमान वितरण से। दूसरा होगा सूखा, तो सूखा का क्या होगा? पर्याप्त अवधि में वर्षा ना होना, वर्षा नहीं होगा तो सूखा पड़ेगा ही। अगला है भूचाल, तो भूचाल से क्या होगा आपका? धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना। और ज्वालामुखी है तो एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ बाहर निकलते हैं या निकलते हैं। तो ठीक है, तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज केवल 79 क्वेश्चन थे जो हम लोग के प्रैक्टिस सेट से थे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग विगत वर्षों में जितने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं केवल लोक विकास एवं पर्यावरण से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं, तो इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे आज तक लें तो सबको हम लोग 50, 60, 70 जितने भी होंगे तो सबको हम लोग एक मोटा मोटा क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एक संग्रह के तौर पे पूरा इकट्ठा करके। तो ठीक है, आप लोग अगले क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। इससे कहीं ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आने की संभावना है, और वो आपको एक सलीका बताएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।